Hello everyone, today we are going to discuss about renin-angiotensin-aldosterone system. You can also say the RAS mechanism. So this is one of the important and difficult topic as well. So let's make it easy. So renin-angiotensin-aldosterone system जो है एक तरीके का हार्मोन सिस्टम है विद इन द बॉडी दैट इज एसेंशियल फॉर द रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर एंड फ्लूइड बैलेंस, जो ज़रूरी है ब्लड प्रेशर के रेगुलेशन के लिए और फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन रखने के लिए. सो द सिस्टम इज़ मेनली कंप्राइज ऑफ 3 हार्मोन. पूरे सिस्टम में 3 हार्मोन्स का इंपॉर्टेंट रोल है, दैट इज़ रेनिन, एंजियोटेंसिन 2 एंड एल्डोस्टेरॉन. तो प्राइमरली ये रेगुलेट होता है रेट ऑफ रीनल ब्लड फ्लो के ऊपर. कैसे होता है समझते हैं. सपोज कोई पर्सन इंजर्ड हो जाता है और उसका बहुत सारा ब्लड लॉस हो रहा है. अब ब्लड लॉस होने की वजह से उसकी बॉडी में क्या इफेक्ट पड़ेगा. फर्स्ट थिंग कि उसका बॉडी में जो ब्लड वॉल्यूम था वो डिक्रीज़ हो जाएगा. जब ब्लड का वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा तो ऑटोमेटिकली ब्लड का प्रेशर भी डिक्रीज़ हो जाएगा. सो ब्लड में बॉडी में जब ब्लड का वॉल्यूम या प्रेशर डिक्रीज़ हो जाएगा तो बहुत सारे फिजियोलॉजिकल इफेक्ट देखने को मिलेंगे. सो उन इफ़ेक्ट्स को ओवरकम करने के लिए बॉडी के अंदर एक रास मैकेनिज्म है जो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है इस सिचुएशन में, और जो बॉडी है उसको उसका जो प्रेशर है उसको वापस से उस लेवल पे मेंटेन करता है. बॉडी के फ्लूइड के वॉल्यूम को भी मेंटेन करता है. कैसे करता है. प्राइमरली ये डिटेक्ट होता है, रेगुलेट होता है रीनल ब्लड फ्लो के अंदर. कैसे हुआ. सपोज जो रीनल एफरेंट आर्टरी है, ठीक है, एफरेंट आर्टरी से ब्लड आता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के लिए, राइट, और इफरेंट आर्टरी से वो ब्लड फिल्टर्ड होने के बाद बॉडी के फ्लो में वापस चला जाता है. सो यहाँ पर होता क्या है. एफरेंट आर्टेरियोल्स में बैरोरिसेप्टर्स प्रेजेंट होती है जो प्रेशर को डिटेक्ट करती है. अब वहाँ पे जब वो बैरोरिसेप्टर्स डिटेक्ट करते हैं कि प्रेशर रिड्यूस हो चुका है तो यहाँ पर एक स्टिमुलस होता है रेनिन के रिलीज़ का, फर्स्ट स्टिमुलस. सेकेंड थिंग, जब वो ब्लड ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट जब आगे मूव ऑन करता है डिस्टल आपके टिब्यूल में, डिसेंडिंग लिम्फ में, सो वहाँ पर क्या होता है, सोडियम का एब्जॉर्प्शन होना होता है. तो जब प्रेशर ज़्यादा था तो मूविंग फास्ट हो रहा था, तो जब फास्ट मूव हो रहा था ब्लड तो सोडियम स्लो एब्जॉर्ब हो पा रहा था, कम सोडियम एब्जॉर्ब हो पा रहा था. लेकिन जब ब्लड धीरे धीरे मूव करेगा वहाँ से तो वहाँ पे जितने भी सोडियम होंगे मैक्सिमम एब्जॉर्ब हो जाएंगे. जो उसके सराउंडिंग सेल्स हैं जो सोडियम एब्जॉर्ब करती हैं वो मैक्सिमम सोडियम एब्जॉर्ब कर लेंगी. अब जो आपका फिल्ट्रेट है वो मूव ऑन करके आपके डीसीटी में पहुँचता है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. वहाँ पे कुछ सेल्स होती हैं, दो सेल्स आर क्वाइट डेंस और थोड़े से लॉन्ग होते हैं. इन्हें हम कहते हैं मैक्यूला डेंसा. सो ये बेसिकली सोडियम को बहुत ज़्यादा सोडियम सेंसिटिव होती है ये, ठीक है. सो ये डिटेक्ट करती हैं कि जो सोडियम है ये इन तक सोडियम बहुत कम पहुंचा है. सो ये सेकेंड स्टिमुलस होता है रेनिन के रिलीज़ करने के लिए, ठीक है. सो रीड द स्टेटमेंट. द फर्स्ट स्टेज ऑफ रास इज़ द रिलीज ऑफ एंजाइम रेनिन. तो इस मैकेनिज्म का पहला स्टेज क्या है कि एंजाइम रेनिन एंजाइम जो है वो रिलीज़ हो. रेनिन रिलीज फ्रॉम द ग्रेन्यूलर सेल ऑफ द रीनल जस्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस. तो रीनल JGA एपरेटस में कुछ ग्रैनुलर सेल्स होती हैं जो रेनिन को सिक्रीट करती है, रिलीज़ करती है. इन द रिस्पॉन्स टू वन ऑफ द 3 फैक्टर्स. इन 3 में से कोई भी एक फैक्टर मिलेगा उस रिस्पॉन्स में. ये एक स्टिमुलस है जो रेनिन को रिलीज़ करवाता है. पहला क्या था, रिड्यूस सोडियम डिलीवरी टू DCT डिटेक्ट बाय द मैक्यूला डेंसा सेल. एज वी ऑलरेडी डिस्कस, DCT में सोडियम की डिलीवरी कम होगी तो वहाँ पे प्रेजेंट मैक्यूला डेंसा सेल्स जो हैं वो डिटेक्ट करेंगे कि सोडियम कम आ रहा है, तो फर्स्ट स्टिमुलस हो सकता है रेनिन के सिक्रीशन का. सेकेंड थिंग क्या हो सकता है, रिड्यूस परफ्यूजन प्रेशर इन द किडनी डिटेक्टेड बाय द बैरोरिसेप्टर्स इन एफरेंट आर्टेरियोल. एफरेंट आर्टेरियोल में कुछ बैरोरिसेप्टर्स होती हैं जो प्रेशर को डिटेक्ट कर सकती हैं, और प्रेशर को डिटेक्ट करने के बाद रेनिन का रिलीज़ के लिए ये सेकेंड स्टिमुलस है. थर्ड थिंग क्या है, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन ऑफ JGA वाया β1 एडिनो रिसेप्टर. β1 रिसेप्टर्स जो है हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से वो भी JGA को स्टिमुलेशन दे सकते हैं रेनिन के रिलीज़ का, ठीक है. तो रेनिन रिलीज़ होता है JGA से. JGA इज़ अ एपरेटस दैट इज़ ऑल्सो नोन एज जस्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस. सो बेसिकली हमारी किडनी में बहुत सारे नेफ्रॉन्स होती हैं, तो उन मिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स के अंदर हमारे मिलियन ऑफ JGA प्रेजेंट है, ठीक है.
सो ये इसमें जो बल्जिंग वाला डायग्राम है जो आपके DCT से डिस्टिल्ड कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और एफरेंट आर्टरियोल के पास आपको लेबल भी किया हुआ है JGA रिलीज़ यहाँ से होता है. सो दिस इज़ कॉल्ड योर JGA. यहाँ से आपका रेनिन रिलीज़ होगा. ओके. नेक्स्ट थिंग जो आपको याद रखनी है कि जब रेनिन बहुत ज़्यादा रिलीज़ होता है तो उसको इनहिबिट करने के लिए हमारे पास ANP है, दैट इज़ एट्रियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड. ये बेसिकली हमारे एट्रिया जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो जाएंगी, प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा, तो उसको ओवरकम करना है, उसको इनहिबिट करने के लिए हमारी जो एट्रियाज है वो ANP स्टार्ट कर देती है प्रोड्यूस करना. तो वो चीज़ जो है मेंटेन हो जाती है. ऐसा भी नहीं कि जब प्रेशर है वो बिल्कुल अब इंक्रीज़ ही होता जा रहा है, ऐसा भी नहीं है ना. तो उसको मेंटेन करने के लिए वी हैव ANP. सो आई थिंक आप यहाँ तक पहुँच चुके हो कि रेनिन रिलीज़ हो चुका. रेनिन को रिलीज़ करने के लिए कौन से स्टिमुलस ने वर्क किया ये भी हमने पढ़ लिया. अब इस रेनिन का बेसिक फंक्शन क्या है, क्यों आया ये हमारे ब्लड फ्लो के अंदर. सो ब्लड के अंदर हमारे प्रेजेंट होता है एंजियोटेंसिनोजेन. दिस इज़ अ प्रिकर्सर प्रोटीन जो कि हमारा लिवर जो है वो सिक्रीट करता है. ठीक है. सो लिवर इस प्रोटीन को प्रोड्यूस करता रहता है, हमेशा हमारे ब्लड में ये प्रेजेंट होता है, लेकिन एक इनएक्टिव फॉर्म में होता है, एंजियोटेंसिनोजेन. ठीक है. अब रेनिन का वर्क क्या है यहाँ पर कि वो एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर देता है. ठीक है. नाउ एंजियोटेंसिन 1 जो है फर्दर कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन 2 में, और इसको कन्वर्ट करने में जो एंजाइम हेल्प करता है दैट इज़ एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, दैट इज़ ACE. और ये एंजाइम हमारे प्रेजेंट होता है लंग्स में. ठीक है. क्योंकि अभी हमारा ब्लड है, अब ब्लड फ्लो जो है हमारे लंग्स में भी जाएगा फ्लो. वहाँ लंग्स में जो कैपिलरीज होती है वहाँ पे कुछ एपिथेलियल सेल्स होती हैं, और एंडोथेलियल सेल्स होती हैं, और उन एंडोथेलियल सेल्स का क्या फंक्शन है कि वो सिक्रीट करती हैं एंजाइम ACE, और जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिनोजेन 2 में कन्वर्ट करने के लिए. ठीक है. ये बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में विद इन द रीनल एंडोथेलियल बनता है कई बार. सो आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ लंग्स में ACE है, थोड़ा बहुत आपके रीनल के एंडोथेलियल में भी ACE होता है, लेकिन मैक्सिमम जिसका मेन जो वर्क है वो हमारे लंग्स के एंडोथेलियल सेल्स ही करते हैं. Now we have angiotensin 2 which exerts its action by binding to various receptors throughout the body. अब angiotensin 2 जो है उसके बहुत सारे रिसेप्टर्स पूरी बॉडी में प्रेजेंट है जिनके साथ ये बाइंड होने के बाद अपना एक्शन करती है. तो इसको हम 1 by 1 टेबुलर फॉर्म में पढ़ते हैं. फर्स्ट जो इसका रिसेप्टर है दैट इज़ प्रेजेंट इन द आर्ट्रियोल्स. आर्ट्रियोल्स में इसके रिसेप्टर्स के साथ जब ये बाइंड करती है तो क्या कराती है, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन, यानी कि जो आर्टरीज हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं. अब आर्टरीज कॉन्स्ट्रिक्ट होंगी तो ऑटोमेटिकली प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज़. हमें क्योंकि प्रेशर को इंक्रीज़ कराना है ना, जिसकी वजह से रेनिन रिलीज़ हुआ, जिसकी वजह से एंजियोटेंसिनोजेन एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट हुआ, फिर वो 2 में कन्वर्ट होता है. तो ये सारा जो भी हम कर रहे होते हैं, मतलब हमारी बॉडी करती है, वो सिर्फ इसलिए करती है क्योंकि प्रेशर डिक्रीज़ हुआ था, तो प्रेशर को इंक्रीज़ करने के लिए. तो क्या होगा, फर्स्ट साइड में ये वर्क करेगा तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा. सेकेंड थिंग, किडनी के अंदर ये स्टिमुलेट करता है सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन. जब सोडियम ज़्यादा रीएब्जॉर्ब होगा तो यूरिन में सोडियम कम लॉस होगा. ठीक है. थर्ड थिंग क्या है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में ये फंक्शन करती है, और जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो इंक्रीज़ कर देता है रिलीज ऑफ नॉर एड्रेनलिन. ठीक है. दिस इज़ ऑल्सो नोन एज द हार्मोन ऑफ फाइट एंड फ्लाइट ना. सो इसका रिलीज भी स्टार्ट हो जाता है. फोर्थ थिंग इज़ एड्रिनल कॉर्टेक्स. ठीक है. यहाँ से रिलीज़ होता है एल्डोस्टेरॉन. ठीक है. एल्डोस्टेरॉन रिलीज़ होता है. नेक्स्ट इज़ योर हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस जो है इंक्रीज़ कर देता है जब ये हाइपोथैलेमस में एंजियोटेंसिन 2 के रिसेप्टर से बाइंड होता है तो यहाँ पर ये इंक्रीज़ करता है थ्रस्ट का सेंसेशन, स्टिमुलेट करता है एंटी डायरेटिक हार्मोन को ADH. अब हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट करता है, इसीलिए पोस्टीरियर पिट्यूटरी में से ADH का सिक्रीशन भी इंक्रीज़ हो जाता है, तो बॉडी से वाटर लॉस कम होता है और जो यूरिन है वो ज़्यादा कंसनट्रेटेड जो है फ्लो होता है. ओके. नेक्स्ट, द इफ़ेक्ट ऑफ एंजियोटेंसिन 2. अब आपकी बॉडी में एंजियोटेंसिन 2 ने जो भी एक्शन करा उसका क्या इफ़ेक्ट हो सकता है. फर्स्ट जो इफ़ेक्ट होगा वो कार्डियोवास्कुलर इफ़ेक्ट होगा, जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के ऊपर पड़ेगा. बेसिकली एंजियोटेंसिन 2 ने एक्ट करा 81 रिसेप्टर्स के ऊपर जो कि आपके आर्ट्रियोल्स के एंडोथेलियम में प्रेजेंट होती है. थ्रू आउट द सर्कुलेशन ये इफ़ेक्ट पड़ता है और पूरा वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है. ठीक है. यानी कि आपकी एट्रियाज जो हैं आर्टरीज जो हैं वो आपकी कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं.
Next thing is the net effect of this increase the total peripheral resistance and the consequently blood pressure. तो इसकी वजह से पूरा इफेक्ट क्या होगा, आपका पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा और ब्लड का प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और ये इंट्रासेलुलर कैल्शियम जो होता है ना, उसके लेवल को भी इंक्रीज कर देता है GQ प्रोटीन की हेल्प से। नेक्स्ट जो इसका इफेक्ट है वो आपके न्यूरल सिस्टम के ऊपर पड़ता है। जो एंजियोटेंसिन 2 है वो आपके हाइपोथैलेमस पे एक्ट करती है, जो कि इंक्रीज कर देता है सेंसेशन ऑफ थ्रस्ट, यानी कि प्यास ज़्यादा लगती है, राइट, रिजल्टिंग इन द इंक्रीज ऑफ द फ्लूइड कंजप्शन। इस वजह से क्या होगा, फ्लूइड का कंजप्शन ज़्यादा होगा, बाहर से आप फ्लूइड ज़्यादा लेंगे। सेकेंड थिंग, इट ऑल्सो हेल्प टू रेज द सर्कुलेटिंग वॉल्यूम इन टर्न। तो इसकी वजह से क्या होगा, आपका जो सर्कुलेटिंग वॉल्यूम है, ब्लड वॉल्यूम है, वो भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होगा और ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज़ हो जाएगा। जैसे ही वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा, प्रेशर ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगा। It also increases the secretion of ADH from the posterior pituitary gland, resulting in the production of more concentrated urine to reduce the loss of fluid from urination. तो ये आपके सिक्रीट कराता है ADH को, ठीक है। हाइपोथैलेमस जो है वो ADH को सिक्रीट कराता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में से, ठीक है। वो स्टिमुलेट करता है, तभी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ADH सिक्रीट करेगा, ठीक है। जब ADH का सिक्रीशन बढ़ेगा, दिस इज़ एंटी डायूरेटिक हार्मोन, दैट मीन्स कि ये जो है बॉडी में से वाटर लॉस को कम करती है। तो वाटर का लॉस बॉडी में से कम होगा, फ्लूइड लॉस कम होगा, तो जो यूरिन है वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन जो है यूरिनेशन में बॉडी से फ्लश आउट होगा। नाउ दिस अलो द सर्कुलेटरी वॉल्यूम टू बी बेटर मेंटेन अंटिल मोर फ्लूइड कैन बी कंज्यूम। सो जो आपका सर्कुलेटरी वॉल्यूम है ये थोड़ा मेंटेन हो जाएगा जब तक आप और ज़्यादा फ्लूइड कंज्यूम ना कर लें, क्योंकि तब तक आपका वाटर लॉस कम हो रहा है बॉडी के अंदर, ठीक है। एंड इट ऑल्सो स्टिमुलेट द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम टू इंक्रीज द रिलीज ऑफ नॉरएड्रेनालिन NA। अब ये आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट कर देता है कि वो रिलीज़ करे नॉरएड्रेनालिन। अब जो नॉरएड्रेनालिन है ना, ये आपका एक तरीके का हार्मोन है, जिसे हम हार्मोन ऑफ फाइट एंड फ्लाइट भी कहते हैं, जो स्ट्रेसफुल कंडीशन में आपके, स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आपके वर्क करता है। और इसके जो फंक्शन है वो रेलेवेंट है, जैसे रास मैकेनिज्म के फंक्शंस हैं। जैसे ये भी आपके कार्डिक आउटपुट को इंक्रीज़ करता है, वैसोकंस्ट्रिक्शन करवाता है और रेनिन का रिलीज भी करवाती है आपका जो ये हार्मोन है नॉरएड्रेनालिन। तो कहीं ना कहीं से ये भी इनडायरेक्टली आपके रास मैकेनिज्म में हेल्प करती है। नेक्स्ट इज़ योर रीनल इफेक्ट। जो आपका एंजियोटेंसिन 2 है वो किडनी पे क्या इफेक्ट करेगी, तो दिस इज प्रोड्यूस अ वैराइटीज ऑफ इफेक्ट इंक्लूडिंग द एफरेंट एंड एफरेंट आर्टेरियल कंस्ट्रिक्शन एंड इंक्रीज सोडियम रीअब्जॉर्प्शन इन द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। सो बेसिकली ये एफरेंट और एफरेंट आर्टेरियल को कॉन्स्ट्रिक्ट करवाती है और सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज कर देती है PCT में। ओके, किडनी में इसके डिफरेंट टारगेट हैं और डिफरेंट एक्शन है, सो उसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। जितनी भी आपकी रीनल आर्टरीज और एफरेंट आर्टरियोल्स हैं, इसके अंदर इसका एक्शन है वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन का, यानी कि ये कॉन्स्ट्रिक्ट करती हैं आपकी रीनल आर्टरीज और एफरेंट आर्टरियोल्स को। इसका मैकेनिज्म इस तरीके से है कि जितने भी आपके वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स हैं उनको ओपन कर देती है, जिसकी वजह से जो कैल्शियम है उसका इन्फ्लक्स ज़्यादा होता है। सेकेंड थिंग, ये आपकी एफरेंट आर्टरियोल्स में भी वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करा देती है, और ये जो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन एफरेंट आर्टरियोल का होता है ये ज़्यादा होता है आपके एफरेंट आर्टरियोल से, ठीक है। और ये आपके होता है एक्टिवेशन ऑफ AT1 रिसेप्टर। नेक्स्ट थिंग इज़ मेसेंगियल सेल्स। ये आपके कॉन्ट्रैक्शन कराती है लीडिंग टू डिक्रीज द फिल्ट्रेशन एरिया। जितने भी मेसेंगियल सेल्स होती हैं आपके, वहाँ पर होता है आपका फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ठीक है। वो अगर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी तो आपका फिल्ट्रेशन के लिए एरिया कम हो जाएगा, तो फिल्टर कम होगा, राइट। तो ब्लड आपके बॉडी फ्लो में ज़्यादा रहेगा। एक्टिवेशन ऑफ द GQ रिसेप्टर एंड ओपनिंग द वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल। नेक्स्ट इज योर PCT, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इस पर ये वर्क करेगी और इंक्रीज़ कर देगी सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन। और ये कैसे इंक्रीज़ करेगी, जब सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन, सोडियम और हाइड्रोजन जो एंटीपोटर एक्टिविटी है उसको एडजस्ट करना, और जितने भी आपके पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज हैं उसको इंक्रीज़ करती हैं पैरासेलुलर रीएब्जॉर्प्शन के लिए। इज़ दैट क्लियर? नेक्स्ट इज़ योर एल्डोस्टेरॉन। अब आपने देख लिया कि रेनिन ने कहाँ वर्क किया, रेनिन की वजह से एंजियोटेंसिन 2। ओके, अब हमने मैकेनिज्म के अंदर 3 हार्मोन्स पढ़े थे बेसिकली,
रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम था ये। तो अब हम इसमें एल्डोस्टेरॉन का क्या रोल है उसको डिस्कस करते हैं। फाइनली एंजियोटेंसिन 2 एक्ट ऑन द एड्रिनल कॉर्टेक्स टू स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ एल्डोस्टेरॉन। अब आपकी किडनी के जो ऊपर जो ग्लैंड है एड्रिनल ग्लैंड, उसके जो एड्रिनल कॉर्टेक्स वाला रीजन है उसमें होता है, उसमें से रिलीज होता है एल्डोस्टेरॉन। Aldosterone is a mineralocorticoid, a steroid hormone released from the zona granulosa of the adrenal cortex. एड्रिनल कॉर्टेक्स में 3 लेयर होती है ना, जोना पेलोसुडा, जोना ग्लैमेरुलोसा एंड जोना रेटिकुलरिस। तो उनमें से जो जोना ग्लैमेरुलोसा वाली लेयर होती है उसमें से रिलीज होता है आपका एल्डोस्टेरॉन। नाउ एल्डोस्टेरॉन एक्ट ऑन द प्रिंसिपल सेल ऑन द कलेक्टिंग डक्ट इन द नेफ्रॉन। अब नेफ्रॉन में जो कलेक्टिंग डक्ट होता है उसमें प्रिंसिपल सेल्स होती हैं जिसके ऊपर ये वर्क करती है। It increases the expression of apical epithelium Na positive channel to reabsorb urinary sodium। अब जितना भी आपके कलेक्टिंग डक्ट में सोडियम आ जाता है उसको भी रीएब्जॉर्ब कराती है एल्डोस्टेरॉन। Furthermore, the activity of basolateral sodium potassium ATPase is increased। जितना भी आपका सोडियम पोटेशियम एटीपेज की एक्टिविटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है। एल्डोस्टेरॉन की वजह से आपका जितना भी एक्स्ट्रा सोडियम है वो भी रीएब्जॉर्ब हो जाता है सोडियम पोटेशियम पंप के थ्रू। इन एक्सचेंज द पोटेशियम इज मूव फ्रॉम द ब्लड इनटू द प्रिंसिपल सेल ऑफ द नेफ्रॉन। तो ये जो आपका सोडियम पोटेशियम पंप है, सोडियम के एक्सचेंज में पोटेशियम जितना भी आपकी बॉडी में होगा वो रीनल ट्यूब्यूल के थ्रू एक्सक्रीट हो जाएगा यूरिन के साथ, ठीक है। अब इसका रिजल्ट क्या होता है, इंक्रीज लेवल ऑफ एल्डोस्टेरॉन कॉज रिड्यूस लेवल ऑफ पोटेशियम इन द ब्लड। अब जैसे जैसे आपका एल्डोस्टेरॉन का लेवल इंक्रीज होगा, क्योंकि वो आपके सोडियम पोटेशियम पंप को बहुत ज़्यादा एक्टिवेट कर रहा था, सोडियम पोटेशियम एटीपेज को इंक्रीज़ कर रहा था, तो आपका जितना ज़्यादा एल्डोस्टेरॉन इंक्रीज़ होगा उतना ज़्यादा आपके पोटेशियम जो है वो ब्लड में कम होगा और फ्लश आउट हो जाएगा यूरिन के साथ। सो बेसिकली हमने जितना भी पढ़ा रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम के अंदर उसको एक बार इस टेबल की हेल्प से रिवाइज करते हैं। सो किडनी है, किडनी में से रेनिन रिलीज़ होता है, लिवर है, लिवर में से टेंसिनोजन रिलीज़ होता है। रेनिन ने वर्क किया एंजियोटेंसिनोजन के ऊपर और वो कन्वर्ट हो गया एंजियोटेंसिन 1 में। अब आप देखो कि यहाँ पर ACE है यानी एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्टिंग एंजाइम जो कि आपके लंग्स में से आ रहा है, राइट। इस एंजाइम ने एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर दिया और ये लंग्स के साथ में किडनी भी बनी हुई है आपकी छोटी सी, बिकॉज क्योंकि इसका थोड़ा सा अमाउंट जो है आपकी किडनी में से भी आता है, हमने पढ़ा है ऑलरेडी, ठीक है ना। अब ये एंजियोटेंसिन 2 जो है ये आपके वर्क करता है कहाँ कहाँ। फर्स्ट ये वर्क कर रहा है सिंपैथेटिक एक्टिविटी को इंक्रीज़ कर रहा है, सेकेंड ये वर्क कर रहा है ट्यूब्यूलर सोडियम क्लोराइड रीएब्जॉर्प्शन में, ठीक है, और सोडियम पोटेशियम के एक्सक्रीशन में भी ये हेल्प करता है, राइट, जिसकी वजह से जो वाटर का रिटेंशन है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि वाटर किधर जाएगा जिधर सोडियम होगा, सोडियम जैसे जैसे इंक्रीज़ होगा वाटर का जो रिटेंशन है वो वैसे वैसे इंक्रीज़ होता जाएगा। नेक्स्ट ये वर्क करता है आपके एड्रिनल कॉर्टेक्स में और वहाँ से रिलीज़ होता है आपका एल्डोस्टेरॉन, और जो एल्डोस्टेरॉन है वो भी हेल्प करता है आपके वाटर के रिटेंशन में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका आर्टेरियल वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, इंक्रीज द ब्लड प्रेशर, आपकी आर्टरीज का कॉन्स्ट्रिक्शन करवाती है जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। फर्दर ये वर्क करती है पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर जिसके पोस्टीरियर लोब से रिलीज होता है आपका ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो कि आपके कलेक्टिंग डक्ट पे वर्क करती है और वहाँ से जो वाटर है उसका रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है। तो कलेक्टिवली ये सारा फंक्शन जो है वाटर एंड सॉल्ट रिटेंशन के लिए किया जाता है, यानी वाटर भी बॉडी में से लॉस ना हो और सॉल्ट जो आपका सोडियम है वो भी लॉस ना हो। इफेक्टिव सर्कुलेटिंग वॉल्यूम इंक्रीज, द परफ्यूजन ऑफ द जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस इंक्रीज। अब आपका जो होगा JGA का जो परफ्यूजन है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा और इस पूरे मैकेनिज़्म से आपका जो ब्लड वॉल्यूम है वो भी लेवल में आ जाता है और आपका ब्लड प्रेशर भी मेंटेन हो जाता है। तो ये था आपका रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। होप यू गाइज अंडरस्टैंड द वीडियो एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट। डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, कीप सपोर्ट, शो योर लव, बाय बाय।